हेलो दोस्तों, आज से हम एक कहानी की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस कहानी को लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की इस लिखी हुई कहानी को, रिच डैड पुअर डैड। मेरे दो डैडी थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधी दृष्टिकोण का विकल्प था, एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और एक गरीब। एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान थे, वे पीएचडी थे और उन्होंने 4 साल का पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम 2 साल में ही पूरा कर लिया था। इसके बाद पढ़ाई करने के लिए वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी और नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए, जाहिर है पूरे स्कॉलरशिप पर। दूसरे डैडी कभी 8वीं भी पास नहीं कर पाए। दोनों ही डैडी अपने करियर में सफल थे, दोनों ने ही जिंदगी भर कड़ी मेहनत की, दोनों ने ही काफ़ी पैसे कमाए, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे। दूसरे आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। एक अपनी मृत्यु के समय अपने परिवार, परोपकारी संस्थाओं और चर्चा के लिए करोड़ों डॉलर छोड़कर गए। दूसरे ने अधूरे बिल छोड़े जिनका भुगतान बाकी था। दोनों ही डैडी शक्तिशाली, करिश्माई और प्रभावशाली थे। दोनों ने ही मुझे सलाह दी, लेकिन उन्होंने एक जैसी चीज़ें करने की सलाह नहीं दी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, लेकिन उन्होंने अध्ययन के लिए एक जैसे पाठ्यक्रम की सलाह नहीं दी। अगर मेरे सिर्फ एक डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। दो डैडी होने से मुझे विरोधी दृष्टिकोण का विकल्प मिला, एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। उनमें से किसी एक दृष्टिकोण को स्वीकार और या अस्वीकार करने के बजाय मैं उनकी कही बातों पर काफ़ी सोच विचार करता था, उनकी तुलना करता था और फिर अपने लिए विकल्प चुनता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी उस वक्त अमीर नहीं थे और गरीब डैडी उस वक्त गरीब नहीं थे। दोनों ही अपनी करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही आर्थिक व पारिवारिक क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में उनके दृष्टिकोण बहुत भिन्न थे। मिसाल के तौर पर, एक डैडी कहते थे पैसे का प्रेम ही सारी बुराई का जड़ है। दूसरे डैडी कहते थे पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। दो शक्तिशाली डैडियों की अलग अलग सलाह से बचपन में मुझे बड़ी उलझन होती थी। मैं एक अच्छे बेटे की तरह उनकी बातें सुनना चाहता था और उन पर अमल करना चाहता था। दिक्कत यह थी कि दोनों डैडी एक सी बात नहीं करते। उनके दृष्टिकोण में ज़मीन आसमान का अंतर था, खास तौर पर पैसे के संबंध में। इससे मैं बहुत चकराता था, लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं काफ़ी समय तक सोचता रहता था कि उनमें से किसने क्या कहा और क्यों कहा। अपने खाली समय में अधिकतर मैं इसी बारे में विचार करते हुए खुद से यह सवाल पूछता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। फिर मैं दूसरे डैडी की कही बातों के बारे में भी यही सवाल पूछता था। इसके बजाय तो यह कहना ज़्यादा सरल होता, हाँ उनकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ। यह कहकर उनके पास दृष्टिकोण को नकार देना भी आसान होता। उन बुजुर्ग इंसान को पता ही नहीं है कि वे क्या बोल रहे हैं। मैं दोनों डैडियों से प्रेम करता था, इसलिए मैं सोचने के लिए
हुआ और अंततः मुझे अपने लिए सोचने का तरीका चुनने की खातिर मजबूर होना पड़ा। इस प्रक्रिया में अपने लिए विकल्प चुनना आगे चलकर काफ़ी मूल्यवान साबित हुआ, जो कि किसी दृष्टिकोण को सिर्फ स्वीकार या अस्वीकार करने से संभव नहीं था। अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनते हैं और गरीब ज़्यादा गरीब तथा मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। इसका एक कारण यह है कि पैसे का विषय स्कूल में नहीं, घर पर पढ़ाया जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वे बस कह देते हैं स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है कि बच्चा बेहतरीन ग्रेड के साथ पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन इसके बाद भी उसकी आर्थिक प्रोग्रामिंग और मानसिकता तो गरीब व्यक्ति की ही रहेगी। दुर्भाग्य से पैसे का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में वित्तीय योग्यताओं के बजाय अकादमिक और पेशेवर योग्यताओं पर जोर दिया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन चतुर बैंकरों, डॉक्टर और लेखापालों ने स्कूल कॉलेज में बेहतरीन ग्रेड पाए थे, वे जीवन भर पैसे के लिए क्यों जूझते रहते हैं। अमेरिका पर जो भारी राष्ट्रीय कर्ज है, वह काफ़ी हद तक इसी कारण है क्योंकि जो उच्च शिक्षित राजनेता हैं और सरकारी अधिकारी वित्तीय निर्णय ले रहे हैं, उनके पास पैसे के विषय पर बहुत कम अप्रशिक्षण है या जरा भी नहीं। आज मैं अक्सर सोचता हूँ कि तब क्या होगा जब जल्दी ही हमारे बीच लाखों करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सकीय सहायता की ज़रूरत होगी। आर्थिक सहायता के लिए वे अपने परिवार के सरकार पर निर्भर रहेंगे। जब मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा का पैसा खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? देश कैसे बचेगा? अगर पैसे के बारे में बच्चों को सिखाने का काम माता पिताओं के भरोसे छोड़ दिया जाए, जिनमें से अधिकतर या तो पहले से ही गरीब हैं या फिर गरीब होने वाले हैं। क्योंकि मेरे पास 2 प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे हर डैडी की सलाह के बारे में सोचना पड़ता था और ऐसा करके मैंने इस बारे में बहुत मूल्यवान ज्ञान हासिल किया है कि किसी इंसान के विचार उसके जीवन पर कितना ज़्यादा असर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक डैडी में यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी ने इस शब्द को प्रतिबंधित कर दिया था। वे जोर देते थे कि मैं इसी बात को इस तरह पूछूं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। एक वाक्य कथन है और दूसरा प्रश्न है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर होते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी समझते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। कहने से आपका दिमाग किस तरह काम करना छोड़ देता है। दूसरी ओर मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ या सवाल पूछने से आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस भी चीज़ पर दिल आ जाए आप उसे खरीद लें। उसे अपने दिमाग की कसरत करने का जो जुनून था, जिसे वे संसार का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर मानते थे। वे कहते थे, मेरे दिमाग की शक्ति हर दिन बढ़ती है क्योंकि मैं इसका व्यायाम करता हूँ। यह जितना ज़्यादा शक्तिशाली बनता है, मैं उतने ही ज़्यादा पैसे बना
बनाता हूँ। वे मानते थे कि स्वचालित ढंग में मैं इसे नहीं खरीद सकता। कहना मानसिक आलस्य की निशानी है। इससे क्या परिणाम होगा? जिस तरह सही शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्य के आपके अवसरों को बढ़ा देता है, उसी तरह सही मानसिक व्यायाम दौलत के आपको अवसरों को बढ़ा देता है। मेरे दोनों डैडियों के विरोधी नजरिए थे और इससे उनके सोचने की तरीके पर असर पड़ता था। एक डैडी सोचते थे कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों को फ़ायदा मिल सके। दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उत्पादन करने वाले लोगों को सज़ा देता है और उत्पादन न करने वालों को पुरस्कार देता है। डैडी सलाह देते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। दूसरे डैडी यह नसीहत देते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे तुम बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे का कहना था मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। डैडी डिनर टेबल पर पैसे और कारोबार संबंधी बातें करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, जबकि दूसरे डैडी ने भोजन करते समय पैसे संबंधित बातचीत पर प्रतिबंध लगा रखा था। एक कहते थे जहाँ पैसे का मामला हो वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। दूसरे कहते थे जोखिम को संभालना सीखो। एक डैडी को यकीन था हमारा मकान हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे डैडी का मानना था मेरा मकान एक दायित्व है और अगर आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप संकट में हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, लेकिन एक अपने बिल सबसे पहले चुकाते थे जबकि दूसरे अपने बिल सबसे अंत में चुकाते थे। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपकी और आपकी आवश्यकताओं की परवाह करनी चाहिए। वे हमेशा वेतन वृद्धि, रिटायरमेंट योजनाओं, चिकित्सकीय लाभ, बीमारी की छुट्टियाँ के दोनों की संख्या और दूसरी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचाओं से प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल की सक्रिय सेवा के बाद उन्होंने जीवन भर के लिए सेवानिवृत्ति एवं अधिकार पैकेज हासिल कर लिया था। वे सेना द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिया जाने वाला चिकित्सकीय लाभ और अन्य सुविधाओं का भी तारीफ करते थे। वे विश्वविद्यालय में उपलब्ध लंबी कार्यकाल अवधि से भी प्रेम करते थे। कई बार आजीवन नौकरी की सुरक्षा और लाभ का विचार नौकरी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण देखता है। वे कहते हैं मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है, इसलिए मैं इस तरह के लाभ का हकदार हूँ। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में यकीन करते थे। वे सुविधा भोगी या अधिकार की मानसिकता के विरोधी थे और कहते थे कि यह मानसिकता लोगों को कमज़ोर तथा आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बनाती है। वे आर्थिक रूप से सक्षम होने पर बहुत जोर देते थे। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए जूझे, दूसरे ने निवेश उत्पन्न किए। एक डैडी ने मुझे सिखाया कि अच्छी नौकरी खोजने के लिए प्रभावशाली बायोडेटा कैसे लिखा जाए।
दूसरे ने मुझे सिखाया कि शक्तिशाली व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं कैसे लिखी जाए ताकि मैं दूसरों को नौकरी दे सकूं। दो शक्तिशाली डैडिया के साथ रहने की वजह से मुझे यह विश्लेषण करने के अवसर मिला कि अलग अलग विचारों का जीवन पर कितना अलग अलग असर होता है। मैंने गौर किया कि लोग दरअसल अपने विचारों से ही अपने जीवन को आकार देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और आगे चलकर उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर मानते थे। वे इस तरह की बातें कहते थे, मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। जब एक बड़े वित्तीय झटके के बाद वे दिवालिया होने की कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे, गरीब होने और कड़के होने में फ़र्क होता है। कड़का होना अस्थायी है, गरीब होना स्थायी है। मेरे गरीब डैडी कहते थे, पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, यह पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसा ही शक्तिशाली है। हमारे विचारों की शक्ति को कभी नापा नहीं जा सकता, न ही उनके प्रभाव को कभी पूरी तरह समझा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद बचपन में ही मैं यह समझ गया था कि मुझे अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने गौर किया कि मेरे गरीब डैडी के गरीब होने के कारण यह नहीं था कि वे कम पैसे कमाते थे। वे तो अपने विचारों और कार्यों के कारण गरीब थे। दो डैडी होने के कारण मैं बचपन में ही बहुत सजग और जागरूक हो गया था कि मैं किन विचारों को अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या गरीब डैडी की। हालांकि वे दोनों ही शिक्षा और सीखने को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं मेहनत से पढ़ूं, डिग्री हासिल करूं और पैसे कमाने के लिए कोई अच्छी नौकरी हासिल कर लूं। वे चाहते थे कि मैं किसी पेशे में जाने या वकील या अकाउंटेंट बनने के लिए अध्ययन करूं और किसी बिजनेस स्कूल से MBA करूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने के लिए अध्ययन करूं ताकि मैं यह समझ लूं कि पैसा कैसे काम करता है और यह सीख लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम कराया जाए। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, ये शब्द वे बार बार दोहराते थे। पैसे मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि मैं पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी की बात मानूंगा और उन्हीं से सीखूंगा। इसका मतलब यह निर्णय लेना भी था कि मैं अपने गरीब डैडी का बात अनसुनी कर दूंगा। हालांकि उनके पास कॉलेज की ऊंची डिग्री थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे प्रिय कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद है, लेकिन द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं इसके सबक का इस्तेमाल लगभग हर दिन करता हूँ। द रोड नॉट टेकन, वह राह जिसे चुना नहीं गया।
पीले जंगल में दो राहें अलग अलग जा रही थी और अफसोस कि मुझे उन दोनों में से एक ही को चुनना था। और यात्री के तौर पर मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा और मैंने एक को देखा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। इसके झुरमुड़तों में मुड़ने से पहले फिर मैंने दूसरी राह चुनी जो उतनी ही अच्छी थी और संभवतः इसका दावा बेहतर था क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और राहगीर कम गुजरे थे। और उस सुबह दोनों ही राहें एक जैसी पत्तियों से ढकी थी जिन पर किसी ने चलकर निशान नहीं बनाए थे। और मैंने पहली राह को किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, लेकिन यह जानते हुए कि रास्ता किस तरह आगे रास्ते खोलता जाता है। मुझे यकीन नहीं था कि मैं वह कभी लौट पाऊंगा। मैं आँख भरकर यह कहूँगा, आज से युगों युगों बाद एक जंगल में दो राहें अलग अलग जा रही थी और मैंने उस राह को चुना जिस पर कम लोग यात्रा करते हैं और इसी से सारा फर्क पड़ा। इतने वर्षों में मैंने अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताएं के बारे में विचार किया है। पैसे के बारे में मेरे उच्च शिक्षित डैडी की सलाह और नज़रिए को न मानने के निर्णय दुखद था, लेकिन यह एक ऐसा निर्णय था जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा तय कर दी। एक बार जब मैंने यह फैसला कर लिया कि किसकी बात मानूंगा, तो धन के बारे में मेरी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल तक सिखाया, जब तक कि मैं 39 साल का नहीं हो गया। इसके बाद उन्होंने सिखाना छोड़ दिया क्योंकि तब उन्हें एहसास हो गया कि मैं वह सब कुछ जान गया था और पूरी तरह समझ गया था जो वे अक्सर मेरी मोटी खोपड़ी में घुसाने की कोशिश करते थे। पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन वित्तीय शिक्षा इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है तो आप इस पर काबू कर सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ सकारात्मक सोच से ही काम नहीं बनता है। इसका कारण यह है कि अधिकतर लोग स्कूल कॉलेज तो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सीखा कि पैसा कैसे काम करता है। इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। जब मेरी शिक्षा शुरू हुई थी, उस वक्त मैं केवल 9 साल का था। इसलिए मेरी अमीर डैडी ने मुझे जो सबक सिखाया वे सरल थे। बाकी बातें जो भी हो उनके सिर्फ 6 मुख्य सबक थे जिन्हें उन्होंने 30 साल तक दोहराया। यह पुस्तक उन्हीं 6 सबकों के बारे में है। उन्हें उतनी ही सरलता से बताया गया है जितनी सरलता से अमीर डैडी ने मुझे उन्हें सिखाया था। ध्यान रहे, सबक का मतलब जवाब नहीं है, इसका अर्थ तो मार्गदर्शन है। ऐसा मार्गदर्शन जो अधिक दौलतमंद बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेगा, चाहे इस लगातार परिवर्तनशील और अनिश्चित संसार में कुछ भी होता रहे। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं।
अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? मेरे डैडी ने शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी उनकी नई कैंडिलेट में आई थी और वे वीकेंड पर मौज मस्ती करने के लिए उनके समुद्र तट वाले घर जा रहे थे। वह अपने 3 दोस्त को साथ ले गए, लेकिन माइक और मुझे नहीं ले गया। उन्होंने हमसे कहा कि हम इसलिए आमंत्रित नहीं किया गए क्योंकि हम गरीब हैं। उन्होंने ऐसा कहा। मेरे डैडी ने अविश्वास में पूछा। हाँ, ऐसा ही कहा, मैंने आहत अंदाज में जवाब दिया। मेरे डैडी ने खामोशी में अपनी सिर हिलाया, अपनी चश्मा नाक के पुल तक चढ़ाया और दोबारा अखबार पढ़ने लगे। मैं जवाब का इंतजार में खड़ा रहा। यह 1956 की बात थी। तब मैं 9 साल का था। संयोग से मैं उसी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हमारा निवास हवाई में मुल्क शुगर प्लांटेशन यानी गन्नों के बागान में वाले कस्बे में था। बागान के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोगों जैसे डॉक्टर, व्यवसाय के मालिक और बैंकर अपने बच्चों को इसी प्रारंभिक स्कूल में भेजते थे। 6ठे ग्रेड के बाद और उनके बच्चों का आमतौर पर प्राइवेट स्कूल में भेज दिया जाता था। क्योंकि मेरा परिवार सड़क के इस तरफ रहता था, इसलिए मैं इस स्कूल में गया। अगर मैं सड़क की दूसरी तरफ रहता तो मैं एक अलग स्कूल में जाता जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। 6ठी ग्रेड के बाद मुझे इन्हीं बच्चों के साथ सरकारी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल जाना था। उनके या मेरे लिए कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था। मेरे डैडी ने आखिरकार अखबार नीचे रख दिया। मैं जानता था कि वे सोच विचार कर रहे थे। देखो बेटा, उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना होगा। मैंने पूछा, मैं पैसे कैसे बनाऊं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, अपनी दिमाग का इस्तेमाल करो। तब भी मैं उनका असली मतलब समझ गया था। मैं तुम्हें इतना ही बताने वाला हूँ, या मुझे जवाब नहीं मालूम, इसलिए खामख्वाह शर्मिंदा मत करो। एक साझेदारी बन जाती है। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे मित्र माइक को बताया कि मेरे डैडी ने क्या कहा। जहाँ तक मैं जानता था, सिर्फ माइक और मैं ही उस स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे। माइक भी संयोग से ही इस स्कूल में पढ़ रहा था। किसी ने कस्बे में स्कूलों की एक विभाजक रेखा खींच दी थी और इसी वजह से हम अमीर बच्चों के वाले स्कूल में आ गए थे। वैसे हम वाकई गरीब नहीं थे, लेकिन हाँ, हमें गरीबी का एहसास होता था क्योंकि बाकी सभी लड़कों के पास बेसबॉल के नए दस्ताने, नई साइकिलें, हर नई चीज़ें होती थी। मम्मी डैडी हमें रोटी, कपड़े और मकान जैसे सभी बुनियादी चीज़ें मुहैया करते थे, लेकिन बस इतना ही मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम कोई चीज़ चाहते हो तो उसके लिए काम करो। हम चीज़ें तो बहुत सारी चाहते थे, लेकिन 9 साल के लड़कों के लिए ज़्यादा काम उपलब्ध नहीं था। माइक ने पूछा, तो
पैसा बनाने के लिए हम क्या क्या करें? मैं नहीं जानता, मैंने कहा। लेकिन क्या क्या तुम मेरे साझेदार बनोगे? वह मान गया। और शनिवार की उस सुबह माइक माइक मेरे पहला कारोबारी साझेदार बन गया। हम सुबह से लेकर दोपहर तक सोचते रहे कि पैसा कैसे बनाया जाए। कभी कभार हम उन अमीर बच्चों के बारे में बातें करने लगते थे जो जिमी के समुद्र तट वाले घर पर मज़े कर रहे होंगे। इससे दिल थोड़ा दुखता था, लेकिन वह दर्द अच्छा था क्योंकि इसने हमें पैसे बनाने का तरीका सोचते रहने के लिए प्रेरित किया। आखिरकार दोपहर को अचानक हमारे दिमाग में बिजली को कौंधी। यह एक ऐसा विचार था जो माइक को विज्ञान की एक पुस्तक में मिला था, जिसे उसने पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने हाथ मिलाया और अब हमारी साझेदारी के पास एक कारोबार आ गया था। अगले कई सप्ताह माइक और मैं आसपास के इलाके के इधर उधर दौड़ते रहे, दरवाजे खटखटाते रहे और पड़ोसियों से पूछते रहे कि क्या वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट हमारे लिए रख सकते हैं। हाँ, हैरानी के भाव के साथ ज़्यादातर वयस्कों ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दिया। कुछ ने हमसे पूछा कि हम उनका क्या करेंगे। इसके जवाब में हमने कहा, हम आपको नहीं बता सकते, यह एक कारोबारी रहस्य है। और जैसे जैसे सप्ताह गुजर रहे थे, मेरे मम्मी का कष्ट बढ़ता जा रहा था। अपने कच्चे माल का इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वह उनकी वॉशिंग मशीन के पास की यह एक भूरा कार्डबोर्ड बॉक्स था, जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी जाती थी। अब उसमें टूथपेस्ट ट्यूब का हमारा छोटा सा ढेर बढ़ने लगा। आखिरकार मेरी मम्मी का सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों के गंदी मुड़ी तो टूटी ही इस्तेमाल की चुकी टूथपेस्ट ट्यूब को देखकर उनका दिमाग खराब हो गया था। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और मैं यह दोबारा नहीं सुनना चाहती कि यह एक कारोबारी रहस्य है। इस कचरे को साफ करो वरना मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। माइक और मैंने हाथ पैर जोड़कर उनसे मोहलत मांगी। हमने उन्हें बताया कि हमारा पास जल्द ही पर्याप्त टूथपेस्ट हो जाएंगे और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी से कमेंट करें। थैंक यू गाइस, यहाँ तक देखने के लिए।